अस्सलामुअलैकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमान शाह बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 49 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलें स्टार्ट करते हैं। मिनहा ने फौरन अपने बेटों की तरफदारी करते हुए शाहमीर के हाथों से बेचारों के कानों को आज़ाद करवाया था कि दोनों को अपने साथ लगाते हुए शाहमीर को घूर कर देख रही थी। शाहमीर ने मसनूई गुस्से से मिनहा को घूर कर कहा, बड़ी मोहब्बत आती है तुम्हें अपने बेटों पर, कभी इतनी मोहब्बत मुझ पर भी जता लिया करो। मिनहा ने हंसते हुए जवाब दिया, आप बगैर मोहब्बत दिखाए ही हर वक्त मूड में रहते हैं। अगर मोहब्बत दिखाऊं तो पता नहीं क्या करेंगे। वह हंसते हुए आहिस्ता से बोली थी। शाहमीर की बात पर मुस्कुराकर गहरी नजरों से इसे देख कर रहा, इस बात का जवाब तो मैं आकर दूंगा। वो मुस्कुराते हुए बेड पर रखी हुई अपनी पुलिस यूनिफॉर्म उठाकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। मामा, आप अपने कपड़े और सारा सामान लेकर हमारे साथ हमारे रूम में चलकर रहें। हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। बाबा आपको हर वक्त रुलाते रहते हैं। अब्दुल रहमान ने आबदीदा लहजे में कहा, क्योंकि वो मिरहा की आंखों में आंसू देख चुका था। इसे लगा जैसे इसके बाबा ने ही मिरहा को रुलाया हो। मेरी जान, आपके बाबा कभी मुझे रुला नहीं सकते। आपके बाबा आपकी मामा से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर आप रो क्यों रही थी? अब्दुल्ला ने सीआईडी ऑफिसर की तरह बाहर बाहर से फिर से सवाल किया। वो तो मेरी आंख में कुछ चला गया था, आपके बाबा वही निकाल रहे थे। हमें बाबर पर यकीन नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। अपने शहजादों की बात पर मिनहा के लख मुस्कुराए थे। इनकी बात सुनकर शाहमीर ड्रेसिंग रूम से बाहर आया और दरवाजे के पास रुककर मुस्कुराते हुए दोनों की बातें सुन और देख रहा था। मैं सोच रहा हूँ तुम दोनों की शादी कर देता हूँ। अपनी अपनी बीवियों को अपने रूम में रखना, ठरकी छोकरो। आ जाते हो मेरे रूम में मेरी ही बीवी को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए। हम शादी के बाद भी अपनी मामा को अपने साथ रखेंगे। अब्दुल्ला ने बड़े मान से कहा। जी हाँ, अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम अपनी मामा को हमेशा अपने साथ रखेंगे। अब्दुल रहमान ने फौरन हाँ मिलाई। कमाल है यार, अपनी बीवियों को भी अपने साथ रखोगे और मेरी बीवी को भी अपने साथ रखोगे। खुदा का खौफ करो, मैं अकेला क्या करूंगा। शाहमीर हंसते हुए बोला, आप जाकर दादों के साथ सोएंगे, आप दादों के पास रहेंगे जैसे हम अपनी मामा के पास रहते हैं। अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा जी, अगर मैं दादों के साथ रहूंगा तो दादा वो कहाँ रहेंगे? शाहमीर ने हंसते हुए तजस्सुस से पूछा, दादा वो आपके साथ रहेंगे। अब्दुल रहमान ने फौरन से सोल्यूशन दिया, अल्लाह के बंदो, कनेक्शन तो ठीक तरह से लगाओ। दादा वो मेरे साथ रहेंगे और मैं दादों के साथ रहूंगा और आप लोगों की मामा आपके साथ रहेंगी। शाहमीर हंसते हुए उंगलियों पर गिनते हुए समझ नहीं पा रहा था कौन किसके साथ रहेगा। मेरा हंसते हुए लोटपोट हो रही थी। अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान ने रूम में आते ही माहौल को खुशगवार बना दिया था। बच्चे खुदा का दिया हुआ अनमोल तोहफा होते हैं। जब हम जिंदगी के कठिन लम्हों का सामना करते हैं और बेबसी को महसूस करते हैं, तब बच्चे अपनी मासूमियत और मुस्कुराहटों से हमें उम्मीद और खुशी का एहसास दिलाते हैं। इनकी मौजूदगी में जिंदगी का मकसद वाज़ेह हो जाता है और औलाद इंसान की दुनिया का सबसे खूबसूरत और कीमती असासा है, जो हर गम को खुशी में तब्दील कर देती है। कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊँ, आपको इससे क्या? ये भी ठीक है, काशान ने रिलैक्स अंदाज में कहा। आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहीं भी जाऊँ? निशा ने दर्द भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, जियो या मरो। प्लीज सुबह सुबह रोना मत, तुम्हारे आंसू से मुझे नफरत है। कोई नई बात नहीं, नफरत तो आप मुझसे भी कर रहे हैं। वो दर्द जदा नजरों से देखते हुए बोली, मगर मेरी नफरत करने से क्या होता है? तुम इतनी ढीठ हो कि मेरी जान ही नहीं छोड़ती। वो लंजिया नजरों से देखते हुए सिगरेट की कश लेते हुए नजर विंडो खिड़की से बाहर मरकूज किए हुए थी। मैं जॉब करना चाहता हूँ मैं जॉब करना चाहती हूँ, अप्लाई किया था, आज मेरा इंटरव्यू है। वो बेचारी खुद ही बता रही थी, क्योंकि काशान रिजवी को उसके होने ना होने, आने या जाने किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। वो रिलैक्स ठहराए से वाकई कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सुनकर कि इसकी बीवी जॉब करने वाली है, कहाँ जॉब करने वाली है, इससे कोई लेना देना नहीं था। काशान, आपको जरा भी एहसास नहीं होता कि आपकी बीवी हूँ मैं? आप के ऐसे जुमले मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। वो मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ी थी इंटरव्यू के लिए। इसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, दिल में उम्मीद से थी कि काशान का दिल नर्म हो जाएगा और वो कहे, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर काशान रिजवी है,
जिस पर सिर्फ मीरत के जुनून के रंग ही चढ़े हुए थे। इसे सारी दुनिया बेमकसद बेमायने नजर आती थी। जब मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता ही नहीं तो फिर मुझे तकलीफ क्यों होगी? अब तुम जबरदस्ती मेरे सर पर सवार रहना चाहती हो तो मैं क्या करूं? वो अब भी सिगरेट पीते हुए नजर बाहर भी मरकूज किए हुए था। वो नजर भरकर निशा को देखने का रवादार नहीं था, तो इससे प्यार करना बीवी समझना तो दूर की बात थी। जबरदस्ती नहीं, आपके बाबा ने मेरे बाबा के बाइज्जत तरीके से मेरा हाथ मांगा था। शादी करके आई हूँ, निकाह किया है आपने मुझसे। काशान के लफ्जों के तीरों से तड़प कर बोले थे। ओह माय गॉड, ये बात तो मुझे कितनी बार याद करवा चुकी हूँ। एक बार फिर से तुमने याद करवाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। वो तो जैसे निशा की मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा था। खुद को मजलूम बनाने का तुम्हें बहुत शौक है, जबकि तुम्हारी नजरों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। मैंने तुम्हें वाज़ेह तौर पर शादी से पहले ही बता दिया था कि तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और मेरे साथ शादी करके तुम अपना फायदा नहीं नुकसान कर रही हो। मगर तुम्हें तो मेरी दौलत अपनी तरफ खींच रही थी और मेरी खूबसूरती पर तुम फिदा थी। तुम्हें तो किसी भी सूरत मेरे करीब आना था तो तुम मेरे बाबा के रिश्ता ले जाते ही फौरन हाँ करती। और अब ये रूठ होकर खुद को मज़लूम बेचारी साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, करती थी। मैं आपको पसंद करती थी। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हैं और इसी खूबसूरती का आपको बहुत गुरूर है, मगर इतना गुरूर मत करो काशान रिज़वी कि एक दिन तुम अपने गुरूर के मलबे तले इतना दब जाओ कि तुमसे उठा ना जाए। वो अपनी तौहीन पर तिल मिला उठी थी। अगर मैं अपने गुरूर के मलबे तले दब गया तो तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुम आकर मुझे निकालो। वो अपनी फ़ज़ूल की बकबक अपने पास रखा करो। मुझे ना तुम में दिलचस्पी है, ना ही तुम्हारे बकवास फ़लसफ़ों में। और इससे ज़्यादा तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखना चाहता, दफ़ा हो जाओ। वो लाल अंगारों जैसी आँखों से इसकी जानिब घूरते हुए बोल रहा था। जा रही हूँ मैं, तुम रहो इस गार में, जो आपने रूम के अंदर बना रखी है, जहाँ पर आपके अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं। पता नहीं वहाँ तुमने ऐसा क्या छुपा रखा है, जहाँ तुम हर वक़्त बंद रहते हो। और उठते हुए बैग को अपने गले में पहनते हुए तंज़िया अंदाज़ में बोली। काशान रिज़वी ने अपनी दुनिया बनाई हुई थी, जहाँ वो मीरत को अपने इर्द-गिर्द महसूस करता था। ये रूम उसने कराची छोड़कर जाने से पहले तरतीब दिया था। इसे सालों बाद आकर उसने अपने हाथों से खोला। इस रूम में सिवाय काशान के किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। ये काशान के रूम के अंदर ही एक छोटा-सा सीक्रेट कमरा था, जिसके बारे में कुछ घंटे पहले ही निशा को पता चला था। जब वो अचानक काशान के मेन रूम को खोलकर अंदर आई, तो काशान इस रूम से निकलकर बाहर आ रहा था। अचानक दरवाज़ा खुलने पर निशा ने दीवार पर हल्की सी झलक तस्वीरों की भी देख ली थी। वो तड़प उठी थी। ये देख कर के कोई इसके शौहर की यादों में इस तरह बसा हुआ है। इस जलन की वजह से वो अंदर ही अंदर तड़पे जा रही थी। तुम्हें जलन हो रही है? अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। जलन गैरत की निशानदेही करती है। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम में थोड़ी सी गैरत है। काशाने से इस तरह से तड़पते हुए देखकर तंजिया मुस्कुराहट लबों पर बखेरे हुए बोल रहा था। हाँ, हो रही है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो रोती नजरों से इसकी जानिब देखते हुए खड़ी थी। मगर अफसोस कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो दो टोक बोलकर अपना रुख वापस विंडो की जानिब कर चुका था। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? मैं तो तुम्हारी इंसल्ट रोज करता हूँ। अब तुम फील नहीं करती तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सोच सोच कर मरो कि इस रूम में क्या है। इस तजस्सुस में तुम पल पल तड़पती रहो, मरती रहो, मगर यहाँ से तुम तशरीफ ले जाकर ले लेके जा सकती हो। मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे क्यों तजस्सुस होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्या हो सकता है? आपने अपनी महबूबा के पुराने ज़माने के आशिक की तस्वीरें चिपका रखी होंगी। इससे ज़्यादा क्या ही होगा? क्योंकि अगर वहाँ आपकी महबूबा मौजूद होती तो आपका कब से मुझे इस घर से बाहर निकाल चुके होते। इतना तो मुझे पता है कि आपकी महबूबा आपके पास नहीं है। और वैसे भी मुझे कम इस कमीनी को देखने का शौक भी नहीं है, जिसकी वजह से आपने मुझे गंदे कपड़े की तरह खुद से दूर रखा हुआ है। वो जोर से चिल्लाई थी। इसका शान रश्मि का जब टूटा, वह अपनी कुर्सी से उठते हुए झपट कर इससे इसके करीब आया। इसके चेहरे को दबोचते हुए इसे दीवार से लगा दिया। हलक से जुबान खींच लूंगा अगर दोबारा इसके बारे में ऐसा लफ्ज़ बोला। इससे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तवील सालों की दूरी भी इस मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकी। वो लड़की मेरा जुनून है, इसके जुनून में मैं पागल हूँ। पागल इंसान किसी की जान लेने में टाइम नहीं लगाता। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो दफ़ा हो जाओ, वरना अभी तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगा और बहुत जल्दी ये कागज़ी रिश्ता तुम्हारे साथ ख़त्म कर दूंगा, समझी? वो ज़ोर से चिल्लाते हुए इसे धकेलकर खुद से दूर करता हुआ इसे अपने रूम से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर चुका था।
रोमांच अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, जहां आज एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट पर मीटिंग हो रही थी। ये प्रोजेक्ट कंपनी के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत रखता था। रोमांचा पूरी तरह से मीटिंग्स में मसरूफ था। इसके सामने मुख्तलिफ फाइल्स और रिपोर्ट्स रख खुली हुई थी। इस और इसका ज़हन इन तमाम पेचीदा मामलात पर मरकूज़ था, जिन्हें वो हल करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान इसके फ़ोन की स्क्रीन पर बार-बार मीनप का नाम नज़र आ रहा था। इसके फ़ोन की बेल ने रोमांचा की तवज्जो कुछ देर के लिए मीटिंग से हटाई, मगर इसने फ़ौरन इसको साइलेंट पर लगा दिया, ताकि मीटिंग से में कोई रुकावट ना आए। मगर कुछ ही देर बाद मीरत की कॉल फिर से आ गई। रोमांचा जानता था कि मीरत के तंग करने का खास अंदाज होता है, और जब वो किसी बात पर बाजिद हो जाए तो उसका टलना मुश्किल होता है। इसने गहरी सांस ली और फिर इसकी कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए मैसेज टाइप करते हुए पैगाम छोड़ा। जान, मीटिंग में हूँ, इसलिए कॉल नहीं अटेंड कर सकता। कुछ ही देर में आ रहा हूँ। मगर मीरब ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। बार बार फोन आए जा रहा था। रोमांच चाहकर भी अपना ध्यान मीटिंग पर नहीं रख पा रहा था। इसकी नज़र बार बार मोबाइल स्क्रीन पर जा रही थी। रोमांचा, फोन उठा लीजिए, वरना मीटिंग के बजाय आपका ध्यान फोन पर ही रहेगा। रोमांचा के कुलीग ने मुस्कुराते हुए कहा। रोमांचा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, क्योंकि कमरे में मौजूद सबको बखूबी अंदाजा हो रहा था कि रोमांचा का ध्यान मीटिंग से ज्यादा फोन की तरफ है। असल में ये ज़रूरी कॉल है, घर से फ़ोन आ रहा है। रोमांचा ने अपनी संजीदा शख्सियत के साथ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वजाहत दी। इस लम्हे में वो अपनी मखसूस वजीह अंदाज में बेहद दिलकश लग रहा था। जी सर, आप कॉल अटेंड कर लीजिए, कुलीग हंसते हुए बोले। सबने रोमांचा की प्यारी सी बेबसी को महसूस कर लिया था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मीटिंग जारी रखें, ये कुछ खास नहीं है, रोमांचा ने संजीदगी से कहा। इसे मीटिंग के दौरान कॉल के लिए उठकर बात करना मुनासिब नहीं लग रहा था, और ये बात इसकी शख्सियत के असूलों के खिलाफ थी। मगर मगर ये बात दूसरी तरफ इसकी जानिशाह को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, जो बार बार कॉल पे कॉल किए जा रही थी। रोमांचा ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा, मगर अपनी जान को इससे ज्यादा इग्नोर वो नहीं कर सकता था। इसे अंदर से बेचैनी हो रही थी, चाहकर भी वो मीटिंग पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। अपॉलजीज, आई नीड टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट कॉल, प्लीज कंटिन्यू विद द मीटिंग, आई बैक इन अ फ्यू मिनट्स। नुमान शाह ने गहरी सांस ली और बौलाकर अपनी जान की कॉल से मजबूर होकर मीटिंग रूम से एक्सक्यूज करता हुआ बाहर निकल गया। ऐसे पता है था कि मीरब बात किए बगैर अपनी जिद नहीं छोड़ेगी, और मीटिंग के दौरान इसका बार बार फोन आना नामुनासिब था। और मीरब का फोन कट करके ऑफ करके रखने की रोमांचा में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वो अपनी जान को किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकता था। जैसे ही वो बाहर निकला, मीटिंग रूम में मौजूद दबी दबी मुस्कुराहटों के साथ एक दूसरे को देखने लगे। हनुमान शाह, जो हमेशा अपनी संजीदा और पर्वकार शख्सियत के लिए जाना जाता था, आज प्यारी बीवी के हाथों बेबस दिखाई दे रहा था। ये मंजर इसके वकार के बावजूद एक खुशगवार हैरत और हल्की सी मुस्कुराहटों का सबब बन रहा था। सभी ये सोच रहे थे कि जो मर्द दुनिया के मुश्किल तरीन फैसले बगैर झिझक के कर लेता है, वो अपनी बीवी की मोहब्बत और जिद के सामने कितनी नरमी से झुक जाता है। जी मेरी जान, हुक्म करो, क्यों इतनी बेचैन हो? जब मैंने कहा है कि मीटिंग में हूँ, तो मेरा बच्चा थोड़ी देर सब्र क्यों नहीं कर सकता? रोमांचा ने फोन उठाते ही संजीदगी से कहा। मुझे यहाँ दफ्तर लाकर कैदियों की तरह बंद कर देते हैं और खुद मीटिंग में जो है, मुझे नहीं पता अभी क्या भी मेरे पास आए। वो जिद्दी अंदाज में दो टोक बोल रही थी, या यूं कह सकते हैं कि वो फैसला सुना रही थी। प्लीज 10 मिनट रुक जाओ, मैं अपनी जान के पास आ रहा हूँ, सब शिकायतें दूर कर दूंगा। रोमांचा ने नर्म लहजे में अपनी जाने शाह को समझाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता, आप फौरन आए। इसने मैंने किसी मीटिंग वाले को एक्सक्यूज नहीं मानती। मैं आपको अपनी कैद मैं आपकी कैद में हूँ, जो यहाँ पर हर वक्त कैद रहूं। वो जिद्दी अंदाज से बोल रही थी। दूसरी तरफ जो रोमांच अपने दबदबे और संजीदा तबीयत की वजह से मशहूर था। वो अपनी जान की बात पर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। अपनी मुस्कुराहट को छुपाने के लिए उसने निचले होंठ के किनारे को दांतों तले दबा लिया, और इसका हाथ दीवार पर रखकर खड़ा था। इसके करीब से गुजरते हुए मुलाजमीन सलाम करते हुए गुजर रहे थे, जिनका रोमांचा इशारे से सर हिलाकर जवाब दे रहा था। इस लम्हे में वो अपनी मामूल की संजीदगी के बावजूद कुछ नरम और बेसाख्ता दिखाई दे रहा था। ना सोनियो, तुझे साडे दिल दे मालिक हो, ਅਸੀਂ गुलाम ताडे, तुझे मालिक साडे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ की कैद करना, जिन्हों ने साडा दिल आओ दिल दे विच कैद कर रखा है। ये पंजाबी में रोमांटिक बातें आप बाद में कर लीजिएगा, पहले आप रूम में आए। जो कुछ बोल रहे हैं इसे रूम में आकर साबित करें। वो जिद्दी अंदाज में अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। प्लीज मेरी जान, 5 मिनट दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ 5 मिनट में मीटिंग खत्म करके तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा।
भर भरपूर दिन तुम्हारे लिए है, वो इल्तिजाई लहजे में बोल रहा था। जी नहीं, अभी का मतलब है अभी, फ़ौरन आएँ, वरना मैं अकेली रह जाऊँगी, वो धमकी-ख़ेज़ लहजे में बोली। वो अपनी बात को मनवाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार थे। खबरदार अगर रूम से बाहर कदम रखा। नहीं रखूँगी, फिर फ़ौरन आएँ मेरे पास, ओके? आ रहा हूँ। वो गहरी साँस लेते हुए मीरा के सामने हार मानकर फ़ोन डिस्कनेक्ट करने वाला था। प्लीज़ फ़ोन बंद मत करें और चलते हुए फ़ोन को कान से लगाकर मेरे पास आएँ, मैं इंतज़ार नहीं करूँगी। ठीक है, आ रहा हूँ। वो हार कर मीटिंग के कमरे से बाहर निकलने लगा। पास से वर्कर्स का गुज़रना था कि इसलिए रोमांचा चाहकर भी इस वक़्त मीरा को कुछ कह नहीं पाया। अपनी ज़िद्दी बीवी की बात मानने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था। वो मीरत की मोहब्बत में इस कदर मजबूर था कि इसे नाराज़ करना इसके बस में नहीं था। इसलिए बेचारे मीटिंग वालों को इंतज़ार करने के बाद भी मीटिंग रूम में रोमांचा के आते ही सुनने को मिला, "सॉरी, currently I have an urgent matter to attend, so we'll be postponing the meeting to next week. You will all be informed about the new date and time. Thank you." सॉरी गाइस, फिलहाल मुझे एक ज़रूरी काम पेश आ गया है, इसलिए हम ये मीटिंग अगले हफ्ते तक मुलतवी कर देंगे। आप सबको नई तारीख और वक्त के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। शुक्रिया। वहाँ मीटिंग में बैठे सब लोगों को पता था कि रोमांचा को क्या ज़रूरी काम है, मगर वो रोमांचा था, वहाँ का बॉस था, जो कुछ भी कह सकता था, कुछ भी कर सकता था और किसी की जुर्रात नहीं थी कि इसकी संजीदा शख्सियत को जानते हुए ज़रा-सा भी सवाल उठा सके। रोमांचा मीटिंग रूम में कहते ही फ़ौरन वहाँ से निकल गया था और मीरा के हुक्म के मुताबिक फ़ोन रोमांचा ने वापस कान को लगा रखा था, क्योंकि फ़ोन कॉल को काटने की इजाज़त नहीं थी। मीरा वो अपने ऑफ़िस में इधर-उधर बेचैनी से रोमांचा का इंतज़ार कर रही थी। इसे बहुत मज़ा आ रहा था अपने शाह को इस तरह तंग करके। क्योंकि रोमांचा रोज़ाना इसे ज़बरदस्ती अपने साथ ऑफ़िस ले आता था और छोटे-छोटे काम समझाकर कुछ फाइलें देकर इसे काम में बिज़ी रखने की कोशिश करता था कि मीरा बेज़ार हो जाती थी। इसे काम करने का कोई शौक नहीं था। इसे रोमांचा के दिए हुए कामों में ज़रा-सी भी दिलचस्पी नहीं थी और सारा दिन मोबाइल पर अपने पसंदीदा शोज़ देखते हुए वक़्त गुज़ारती थी। मगर आज इसके पास और कोई काम नहीं था। सब कुछ देख चुकी थी। तो आज इसने एक नया काम शुरू किया था, रोमांचा को तंग करना, क्योंकि रोमांचा मीटिंग में था तो इसे मीटिंग से कोई गर्ज नहीं थी। इसका मकसद सिर्फ अपने शाह पर अपनी हुक्मरानी साबित करना था। इसे अपनी मोहब्बत पर इस कदर मान था कि वो कहीं से भी अपने शाह को बुला सकती है। अपनी मोहब्बत को एक बार फिर अपने लिए खुद ही साबित करते हुए इसने रोमांचा को मीटिंग से बुलवाया था। वो अपने दिल के सामने अपनी मोहब्बत साबित करके जीत चुकी थी। अपनी मोहब्बत और छोटी सी जीत के मौके पर वो फ़ोन को कान से लगाए हुए हंसते हुए इधर से उधर टहल रही थी। मीटिंग रूम से रोमांचा के ऑफिस तक ज़्यादा फासला नहीं था। रोमांचा ने अपने मेन ऑफिस के रूम में एक छोटा सा कमरा सेट करवा रखा था, जहाँ मीनव सारा दिन बैठकर अपने शोज़ देखते थे। मगर सब स्टाफ को ये पता था कि रोमांचा की वाइफ़ रोमांचा की बिज़नेस पार्टनर भी है और ऑफ़िस भी साथ में सँभालती है। हाँ जी, हुक्म करो, क्या मसला था जो मुझे इमरजेंसी में बुलाया है? रोमांचा के रूम में आते ही मीरत की कमर पर हाथ रखते हुए झटके से इसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कोई मसला नहीं था, बस मुझे ये देखना था कि आप मेरे कहने पर फौरन आते हैं या नहीं। मुझे अपनी वाइफ होने की पावर दिखानी थी। वो मुस्कुराते हुए रोमांचा के गले में हाथ डाले हुए प्यार भरी नजरों से देख रही थी। चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही कोई झिझक, बस चेहरे पर गुरूर था रोमांचा की मोहब्बत की इकलौती वारिस होने का। अच्छा जी, तुमने तो अपनी वाइफ होने की पावर दिखा ली। अब अगर मैंने शौहर होने की पावर दिखाई, तो फिर शिकवा नहीं होना चाहिए। जाने-जा, रोमांचा ने आहिस्ता से मीरब के मखमली रुखसार को सख्त हाथ की पुश से छुआ, जैसे वो इसकी नरमियत को अपनी उँगलियों से महसूस करना चाह रहा हो। इसके हाथ की नर्म सरसराहट मीरब के गालों पर गुदगुदी से महसूस करवा रही थी। भारी हाथ की गर्माहट जिसके वजूद में सनसनी पैदा कर रही थी। मीरब की नाजुक कमर में हाथ डाले अपने बाजू में ऊपर को उठाकर इसके चेहरे को अपने चेहरे के मुकाबिल करते हुए झुका लिया। रोमांचा के बाजू में झूलती हुई वो गुड़िया लग रही थी। तो क्या कर रही है? वो हमारा ऑफिस है। वो रोमांचा के इरादों को समझते हुए घबराकर इसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोली। इसकी आवाज़ में इज़्तिराब और परेशानी की झलक थी। बस लम्हे में अपने प्यारे शाह के बेकाबू हो जाने का खौफ महसूस कर रही थी। रोमांचा की आंखों में गहरी खुमारी और मोहब्बत की चमक थी। इसकी मुस्कुराहट में बेबाकी छुपी हुई थी। तो क्या करूं? तुमने मुझे तुमने खुद मुझे बुलवाया है। अब तो मैं अपनी मनमर्जियाँ करूँगा। वो मेरी मीरा की पंखुड़ियों को लबों से छूते हुए बेबाकी से बोला था। रोमांचा की बेबाक हरकतों को देखकर मीरब को खतरे की घंटी महसूस हो रही थी। शाह प्लीज़, इसने
मैंने इसलिए तो आपको नहीं बुलाया था, मैं तो बस आपके साथ वक़्त गुज़ारना चाहती थी, क्योंकि आप मुझे कैदियों की तरह यहाँ लाकर बंद कर देते हैं। वो मुस्कुराते हुए लाडले अंदाज में अपने शाख की मज़बूत गिरफ्त से निकलने की बेजान कोशिश कर रही थी। क्या करता हूँ? कैद करता हूँ? कैद नहीं करता मेरी जान, तुम्हें अपने पास कीमती चीज़ की तरह महफूज़ रखता हूँ। और रही बात टाइम गुज़ारने की, तो गुज़ार दो मेरे साथ टाइम। मैं इतना करीब होकर तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारूँगा कि मेरी जान, कि तमाम शिकवे शिकायत ख़त्म हो जाएँगे। इंशाअल्लाह प्लीज़ यहाँ पर खुद को कंट्रोल रखें। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मगर मेरा तो ऐसा ही इरादा है, और पूरा-पूरा इरादा है, और ये इरादा बिल्कुल टल नहीं सकता। शाह क्या कर रही हैं? वो घबराकर रोमांचा के चेहरे से अपना चेहरा दूर करते हुए बोली। रोमांचा के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। क्या कर रहा हूँ? प्यार कर रहा हूँ? आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। जितनी बेचैन होकर मुझसे दूर रही हो। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर तुम इतनी ही महफूज हो जितनी कि हमारे रूम में समझी? वो फिर से अपने चेहरे पर झुकाते हुए वो गर्दन पर मीठी-मीठी मनमानियाँ कर रहा था। शाह, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। मीरब ने जान छुड़ाने के लिए बहाना बनाया था, और रुमान शाह ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इसकी जान ये ड्रामेबाज़ी कर रही थी। मेरी जान, फ़िलहाल तो खाने के नाम पर सिर्फ़ मैं दस्तयाब हूँ। मुझे खाओ और अपनी भूख मिटाओ। और मुझे भी बहुत भूख लगी है, और मैं ये खाकर अपनी भूख मिटाऊँगा। मीरब की नर्म पंखुड़ियों को सख्त उँगली से पॉइंट करते हुए आँख मारकर इसे शर्म से लाल होने पर मजबूर कर गया था। नहीं, मैं इतना तीखा और गरम नहीं खा सकती। आप मुझे कुछ मीठा खिलाएँ। वो शरारत से मुस्कुराते हुए रोमांचा की उँगली पर हल्का-सा दाँतों से काटते हुए बोली, नहीं मेरी जान, तुम्हें तो तीखा और गरम ही खाना पड़ेगा। मीठा तो मैं खाऊँगा, क्योंकि मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है, और मीठी हो तुम, जिसे मैं, वो ये कहते हुए मीरब की पंखुड़ियों पर लब रखते हुए मीठे को लबों से लबों में उतार कर मीरब पर अपनी मनमानियाँ बखेर रहा था। शाह, आप कितनी बेशर्म हैं। ऑफिस में ऐसा कौन करता है? वो रोमांचा के इरादों को पूरी तरह से समझ चुकी थी, और अच्छी तरह से जानती थी कि अब शाह अपनी मनमर्जियाँ ज़रूर पूरी करेगा। जब पता था कि तुम्हारा शाह ऐसा है, तो फिर फ़ोन करके मुझे मीटिंग से क्यों बुलवाया? गलती हो गई, अब जाकर मीटिंग कर लें। नहीं, अब तो मीटिंग तुम्हारे साथ फिक्स हो चुकी है, और मुझे मीटिंग तुम्हारे साथ ही करनी है। मीरा की घबराहट को देखकर रोमांचा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, जबकि वो कुछ भी ऐसा-वैसा नहीं करना चाहता था, जिसके बारे में मीरब सोच रही थी। मगर रोमांचा अपने तासुरात से मीरब को यही साबित करवा रहा था कि वो मीरब की सांसें खींचकर यहीं पर इससे अपनी गुर्बत के गहरे रंगों में भिगो देगा। और वो मीरब को ये सोचकर शर्म से लाल हो रही थी कि ये इनका ऑफिस रूम है। शाह, जी बोलो जाने शाह। शाह ने संभलते हुए लहजे में कहा, अपनी खुमारी से बहकती हुई आंखों के साथ मीरब की तरफ देखा। शाह, प्लीज़ तंग मत करें, और मुझे खाना खाने के लिए लेकर चलें। प्लीज़, मुझे भूख लग रही है। बहुत बड़ी ड्रामेबाज़ हो, तुम्हें बिल्कुल भूख नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह उसकी छोटी सी नाक को अपनी नाक से रगड़ते हुए इसकी चोरी पकड़ चुका था। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे सच में बहुत भूख लगी है। वो अपने झूठ पर कायम रहते हुए घबराहट से धड़कते दिल को सँभालते हुए बोली, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ मेरी जान, इसलिए झूठी ड्रामेबाज़ी न किया करो मेरी ड्रामा क्वीन। गर्दन पर नर्म गरम लम्स छोड़ते हुए सरगोशियों में बोलता हुआ वो मीरब पर वाज़ेह कर रहा था कि वो इसे इससे ज़्यादा जानता है, जो कि एक बहुत बड़ी हकीकत थी। अच्छा ठीक है, ना चलें। हर वक़्त काम, 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 बस काम। थकते नहीं हैं काम कर के? हर वक़्त मशीन बने रहते हैं। चलें, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर खाना खा लेते हैं। खाना यहीं पर मँगवा लेते हैं। ऑर्डर करो, क्या मँगवाना है? नहीं, मुझे बाहर जाकर खाना है। वो बच्चों की तरह मुँह बसोड़ते हुए बोल रही थी। जानिशा, से इतना किया करो, तुम्हें पता है ना इस वक़्त मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता, तो तुम हुक्म करो क्या खाना है? यहीं पर मँगवा लेते हैं। इसे समझाते हुए प्यार से इसके मखमली रुखसारों पर लबों से मीठे लम्स छोड़ते हुए छोटे बच्चे की मानंद समझा रहा था। मगर वो मीरब थी। रोमांच की मोहब्बत पर इतना भरोसा था कि वो कोई भी ज़िद करे, इसका शाह इसकी ज़िद पूरी करेगा। नहीं, या तो बाहर लेकर जाएँ या फिर वापस मीटिंग में चले जाएँ। आपने सच में मुझे कैद ही कर लिया है। हर वक़्त कैदी बना कर रखते हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो रूठे अंदाज़ में रोमांचा के बाजू में बच्चों की तरह लटक रही थी, क्योंकि रोमांचा ने इसे कमर से पकड़कर उठा रखा था। बड़ी बड़ी गल है मेरी जान नू, बड़ी चंगी तरह पता है कि यार नू मुहब्बत दे विच मजबूर किवें करीदा है। चलो, कहाँ जाना है मेरी ड्रामेबाज बीवी? रोमांच आने से ज़मीन से खड़ा करते अपने साथ लगाते हुए कहा, 4 पॉइंट्स बाय शेरटोन कराची, शेहरा टाउन कराची, वहाँ पर चलते हैं। मीरब ने फ़ौरन अपने फ़ेवरेट होटल का नाम सब्जेक्ट किया था।
ठीक है। जो हुक्म सरकार। रोमांचा ने हाथ के इशारे से इसे चलने को कहा, जहाँ जैसे किसी शहजादी को वेलकम पेश करते हुए कहा जाता है। कहाँ चलें? पहले कुर्ते के कॉलर से लिपस्टिक तो हटा लीजिए। वो दांत निकालते हुए रोमांचा के कॉलर की जानिब इशारा कर रहे थे। रोमांचा ने फौरन से सामने मिरर स्क्रीन के अंदर झांक कर देखा। सच में इसके कॉलर पर मीरब की लिपस्टिक के निशान थे। अच्छा किया यहीं पर देख लिया, वरना खाया पिया सब कुछ प्लेट तोड़ी 12 पैसे फ्री में देने वाला हिसाब हो जाना था। रुमान शाह हंसते हुए कहा, चलो अब दांत बाद में निकाल लेना, पहले इसको साफ करो। जी करती हूँ। मीरब ने जल्दी से अपने हैंडबैग से वाइप्स टिश्यू निकालते हुए शाह के कॉलर को हल्के हल्के हाथ से रगड़ते हुए साफ किया। शाह, क्या कर रहे हैं? मुझे साफ करने थे। करो, मैंने कब रोका है? रुमान शाह हाथ मीरब की कमर पर रखते हुए कमर पर अपने हाथों की कारस्तानियां दिखा रहा था। मीरब बेचारी लिपस्टिक साफ करते हुए इधर उधर हो रही थी। आप कुछ देर के लिए अपने हाथों को सुकून नहीं रख सकते? मीरब ने कुछ लम्हों के लिए लिपस्टिक साफ करते हुए हाथ रोककर कहा, नहीं नहीं रख सकता। तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ जो अपने हाथों को कंट्रोल में रखूं। जब चाहूंगा, जब जहाँ चाहूंगा मैं अपनी सांसों से ज़्यादा करीब कर लूंगा। तुम्हें अपने करीब करने का पूरा हक है मुझे। मुझे मेरे इतने करीब होकर धमकियां मत दिया करो। मेरा पंजाबी दिमाग घूम जाता है। अब मेरा दिल करता है कि तेरियां सावां खिंच लवां। एक मिनट तो पहले मैनू एक मिनट तो पहले तेनू ਆਪਦੇ ਸਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ लगदियां ने। ओके सॉरी, अब नहीं कहूँगी। मीरब की सिट्टी फ़ौरन से गुम हो गई थी। मीरब को अच्छी तरह से पता था कि रोमान शाह सलम हाथ में ज़रा सी भी बात बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए बगैर किसी बहस के वो सॉरी बोल चुकी थी। क्योंकि जो बात इसके नज़दीक बहुत छोटी थी, रोमान शाह के नज़दीक वो बहुत बहुत बड़ी हो सकती थी। इसलिए वो अपने शाह से बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती थी। जहाँ रोमान शाह की मोहब्बत में हर बात मानने पर मजबूर था, वहीं मीरब भी अपने शाह के कायदा कानूनों पर झुकने के लिए हर वक्त पाबंद और मजबूर रहती थी। मैंने नहीं चाह तेरी सॉरी। आंधी सॉरी संभाल के रख। औंधा अचार औंधा अचार पालें। अब और अब ये हरगिज़ मत कहना कि तुम्हें समझ नहीं आई। अरमान शाह मीरब की बात को मज़ीद कहे बगैर समझ गया था। सच में मीरब को समझ तो नहीं आई थी। नहीं कहूँगी, मगर मुझे समझ नहीं आती। मैं जितना समझती हूँ आप हर बार नई पंजाबी बोलते हैं। वो मुँह बसोड़ते हुए बोली। लिपस्टिक साफ हो चुकी थी। वो टिश्यू को डस्टबिन में फेंकते हुए वापस पलटी थी। पंजाबी एक ही होती है, बस तुम्हें समझ नहीं आ रही। इसका मैं बहुत जल्द इलाज करने वाला हूँ। मैंने टीचर का इंतज़ाम कर दिया है, वो रोज़ आकर पंजाबी सिखाएगी और तुम रोज़ मेरे साथ पंजाबी में बात करके अपना टेस्ट दिया करना। रुमान शाह ने जैसे मीरब के सर पर धमाका दिया था। शाह, पंजाबी बहुत मुश्किल है। और साथ साथ चलते हुए घबराकर बोली थी। कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ पर तुम्हें ज़रूरत होगी मैं खुद तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। सीखनी तो पड़ेगी, क्योंकि इतने सालों से मैं अपनी मोहब्बत को ट्रांसलेट कर करके थक गया हूँ। पंजाबी बंदे ਨੂੰ प्यार दी चस नहीं आंदी। ऐनी जी गल तेरे दिमाग विच क्यों नहीं वड़दी? ऐ अल्लाह मुझे बचाओ, ये बंदा इतनी मुश्किल वर्डिंग इस्तेमाल क्यों करता है? वो दोनों हाथ जोड़कर अल्लाह से इल्तिजा करते हुए बहुत प्यारी लग रही थी और रुमान शाह का दिल इस पर कुर्बान होने को कर रहा था। वो अपना हिजाब अच्छी तरह से ठीक करते हुए रोमान शाह के साथ अपने रूम से निकलते हुए ऑफिस की लिफ्ट में जा खड़ी हुई थी। रोमान शाह और मीरब कराची के शानदार होटल में बैठे हुए थे। रोमान शाह ने मीरब के मुंह में चिकन शॉर्मे का पीस डालते हुए आईब्रो झुकाकर पूछा, कैसा लगा? मीरब ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत अच्छा है, और आपके हाथ से खाकर और भी ज़्यादा मज़ेदार हो गया है। अगर मेरे मुंह से खाओगी तो इससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अस्तगफिरुल्लाह, कम अज़ कम होटल रूम में तो बोलते हुए सोच लिया करें। अपने शाह के इतने बेबाक मजाक पर मीरब का चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। वो रोमान शाह की मोहब्बत भरी नज़रों से इसके लाल अनार हुए चेहरे को देख रहा था। क्यों, मेरा आइडिया पसंद नहीं आया? मेरे ख्याल से ये एक बार ट्राई करो, प्रॉमिस तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मीरब ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। आपको तो सच में अपनी पटड़ी से उतरते हुए टाइम ही नहीं लगता, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। रुमान शाह ने प्यार से इसके हाथ को थाम रखा था। इतना मत शर्माओ, वरना सच में आसपास बैठे लोगों को ये लगेगा कि मैं तुम्हें अपने लबों से खिला रहा हूँ। रुमान शाह अपनी बातों से मीरब की धड़कनों को तेज किए हुए था। दोनों एक साथ बैठे हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। मीरब की हर बात के साथ रुमान शाह कोई ना कोई बेबाक जुमला बोलता, जिसे मीरब सर से लेकर पाँव तक सरसराती हुई महसूस हो रही थी।
वो दोनों प्यार भरी बातों में मसरूफ़ थे। ये वक़्त बहुत दिलचस्प होता जा रहा था। मगर अचानक होटल के अंदर शोर मच गया। रोमांचा को ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि यहाँ क्या हुआ है, मगर शोर-शराबे से यही लग रहा था कि शायद वहाँ के स्टाफ के साथ किसी का झगड़ा हुआ है। रोमांचा मीरब के हमरा था, इसलिए वो किसी भी तरह की सूरत-हाल में नहीं पड़ना चाहता था। मीरब की सिक्योरिटी इसके लिए सबसे अहम थी। रोमांचा ने फ़ौरन मीरब से कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी हम खाना खा चुके थे। मीरब ने फ़ौरन टिश्यू से हाथ साफ करते हुए रोमांचा के और हाथ साथ उठ खड़ी हुई। रोमांचा मीरब के हमरा लिफ्ट की जानिब बढ़ रहा था। लड़ाई काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए स्टाफ इधर-उधर भाग रहा था। अगर रोमांचा अकेला होता तो ज़रूर वहाँ रुक कर देखना चाहता कि क्या हुआ है, मगर मीरब के साथ वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। मीरब का हाथ रोमांचा के हाथ में था और वो लिफ्ट की जानिब बढ़ रहे थे। मीरब शोर सुनकर काफ़ी घबराई हुई थी और इसी घबराहट में रोमांचा का हाथ मज़बूती से थामे हुए थी। मीरब के नाख़ून रोमांचा की हथेली में धंसते जा रहे थे। मेरी जान रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इनका कोई ज़ाती मसला है, वो देख लेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। रोमांचा ने प्यार से मीरब को समझाया और वो दोनों लिफ्ट के करीब पहुंच गए थे। रोमांचा लिफ्ट के करीब पहुंचने वाला था कि अचानक कोई इसके साथ बुरी तरह टकराया। इसके हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। मीरब बेखबरी में लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी और रोमांचा अभी तक गेट के करीब खड़ा था। सॉरी कहकर वो शख्स वहां से फौरन गायब हो गया। वो सब इतनी तेजी से हुआ कि रोमांचा को कुछ समझने का मौका तक न मिला। इसने फौरन ज़मीन से अपना मोबाइल उठाया और जैसे ही नज़र उठाई वो शख्स जा चुका था। लेकिन इस वक्त इसकी परेशानी का असल सबब ये था कि मीरब जो लिफ्ट में जा चुकी थी, इसके अंदर जाने की फौरन बाद गेट बंद हो गया था। डिस्गस्टिंग! रोमांचा ने गुस्से में आकर ज़ोर से धक्का मारा और लिफ्ट के दरवाजे को खटखटाया। अंदर इसकी जान थी और वो जानता था कि मीरब ऐसी सिचुएशन में घबराकर बदहवास हो सकती थी। रोमांचा ने मीरब को इस कदर नाजुक बना दिया था कि वो ऐसी सूरत हाल में बखूबी नहीं निभा सकती थी। वो लिफ्ट से तो इसे हमेशा से ही डर लगता था। मीरब मीरब रिलैक्स रहना, मैं हूँ यहाँ, अभी लिफ्ट खुलवा दूंगा। रोमांचा ने ऊंची आवाज में कहा, मगर वो जानता था कि इसकी आवाज लिफ्ट के अंदर नहीं पहुंचेगी। इसने गार्ड को इसने गार्ड्स फौरन इस सिक्योरिटी के अमले के साथ पहुंच चुके थे और रोमांचा की तशवीश बढ़ रही थी। वो मीरब की हिफाजत के लिए चिल्लाते हुए गाड़ी और सिक्योरिटी को बोल रहा था कि फौरन लिफ्ट को रोका जाए। सर प्लीज़ आप रिलैक्स रहें, हम लिफ्ट को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। वहाँ का मैनेजर भागते हुए रोमांचा के करीब आया। रोमांचा कोई आम इंसान नहीं था जिसे पहचानना ना जा सके। वो हमेशा अपने बिजनेस की वजह से सुर्खियों में रहने वाली शख्सियत था। वहाँ पर खड़े हुए लोग इसे पहचान चुके थे। सिक्योरिटी और मैनेजर हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि लिफ्ट फौरन रुक जाए, मगर लिफ्ट किसी फ्लोर पर जाकर अटक गई थी। रोमांचा का दिल बेचैन था। वो मीरब की हालत के बारे में सोच रहा था और अपने हवास को काबू में रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ नहीं सुनना, अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो मैं होटल को आग लगा दूंगा, समझे तुम? रोमांचा का गुस्सा अरूज पर था। वो इस कदर बेकाबू था कि वो चाहता था कि इनके अंदर की हर चीज बाहर आ जाए। इतने बड़े होटल में ये सर्विस है तुम लोगों की कि लिफ्ट कहीं पर अटक गई। रोमांचा का दिल बेचैन हो चुका था। वो अपनी वाइफ की हालत पर शदीद परेशान था। इसे अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि लिफ्ट किसी फ्लोर पर अटक गई थी और इसकी जान अंदर थी। दूसरी तरफ होटल की सिक्योरिटी और रोमांचा के गार्ड्स जो कि करीब खड़े थे बे ये यकीनी बना रहे थे कि पब्लिक एरिया में रोमांचा को कोई खतरा लाहक ना हो। बाकी सिक्योरिटी और अमला मिलकर लिफ्ट को खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर हर लम्हा की ताख़ीर रोमांचा की तकलीफ में मज़ीद इज़ाफ़ा कर रही थी। लिफ्ट के अंदर एकदम अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने रोशनी को मुकम्मल तौर पर छीन लिया हो। लिफ्ट तेज़ी से नीचे की जानिब गिर रही थी और हर गुज़रता लम्हा मीरब के दिल में ख़ौफ़ की लहर दौड़ा रहा था। वो चारों तरफ में गिरती हुई ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी, मगर इसकी आवाज़ में सिर्फ़ लिफ्ट की तंग दीवारों में गूँजकर वापस उस तक पहुँच रही थी। ये गूँज इसके अंदर एक और ख़ौफ़ को जन्म दे रही थी, जैसे वो चीखें इसके वजूद को मज़ीद कमज़ोर कर रही हों। और हर आवाज़ के साथ उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। अंधेरी लिफ्ट में डरते हुए मीरब का जिस्म पसीने से भीगने लगा था। अचानक इसे लिफ्ट रुक गई और मुकम्मल खामोशी छा गई। चारों तरफ अंधेरा था, जैसे दुनिया का सारा शोर रोशनी एक लम्हे में गायब हो गई हो। मीरब अपने मुंह पर हाथ रखे हुए थी, जैसे वो अपनी सांस को भी सुनना नहीं चाहती थी। ऐसी सूरत हाल में वो पहली बार फेस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंधेरी कब्र में हो, जहाँ हर तरफ भूतों की मौजूदगी का एहसास हो। वो अपने शाखों
याद कर रही थी, वो लम्हा याद आया जब वो अंदर दाखिल हुई थी और शाह लिफ्ट से बाहर रह गया था। मीरब ने सिसक कर अपनी सांसों को गले में हाथों से रोका, क्योंकि वो क्योंकि हर सिसकी गूंज लिफ्ट में एक अजीब सी वहशत फैलाने लगी थी। अचानक मीरब ने अपने बेहद करीब किसी इंसान को सांसों से को महसूस किया। इसके दिल में खौफ का तूफान उठा। वो इस कदर खौफजदा हो गई कि इसका दिल धड़कना बंद होने लगा। कौन है? घबराहट से कांपते हुए कपकपाते होठों से इसने हिम्मत करके सवाल किया। इसके दोनों हाथ चेहरे पर रखे हुए थे। वो लिफ्ट के फर्श पर दबक कर कोने में दीवार के साथ सहम कर बैठी हुई थी। इसे एहसास हो रहा था कि कोई इसके बेहद करीब बैठा है, लेकिन वो चाहकर भी किसी को देख नहीं पा रहे थे। क्या वो इंसान था या कोई भूत? वो खुद भी इस बात को नहीं जानती थी। मुकाबिल के वजूद की परफ्यूम की महक इस बात का काफी सबूत थी कि वो कोई इंसान था। इसकी सांसों की गर्मी मीरब के चेहरे पर पड़ रही थी, जो बता रही थी कि वो भूत नहीं, बल्कि एक जिंदा इंसान था। मीरब ने इसका हाथ अपने गाल पर महसूस किया। वो झटके से इसे खुद से दूर कर दिया, क्योंकि इसका लम्स बेहद बेबाक और अजीब था। मैंने पूछा, कौन है? वो लफ्जों को तोड़ते हुए घबरा कर चिल्लाई थी। जो तुम कोई भी हो, मुझसे दूर रहो। मेरे शाह तुम्हारी जान निकाल लेंगे। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। वो कपकपाते हुए दरस्ते आवाज में इसे धमकी दे रही थी। मीरा भी इस कदर खौफजदा थी कि वो खुद भी हैरान थी कि इसने ये सब कैसे कहा। डरे हुए इंसान से कभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। वो इस लम्हे में मीरब का खौफ इसे बेकाबू कर चुका था। मुकाबिल के वजूद का खौफ इस पर इस कदर हावी हो चुका था कि वो अपनी सच्चाइयों से भी बेखबर हो चुकी थी। इसका जिस्म एक अजीब सी हालत में था। इसका खौफ इस कदर बढ़ चुका था और खौफ के बाद इसका जिस्म बेकाबू हो गया। मीरा की आंखों में आंसू थे और वो बस खुद को सहारा देने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर का दर्द और खौफ इतना शदीद था कि वो अपनी हालत को बेहतर नहीं कर पा रही थी। मुकाबिल के खौफ को खूब महसूस कर चुका था, मगर पीछे हटने के बजाय वो करीब हो गया। मीरब को डर के साथ साथ इसके इतने करीब होने से घुटन हो रही थी, क्योंकि रोमांचा के अलावा कभी किसी ने इसकी हद पार नहीं की थी। करीब बैठने पर मुकाबिल की गर्म सांसें मीरब के चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे हर इंसान के हवास इस पर छा रही हों। अंधेरे में वो इसके कान के करीब झुका और सरगोशी में गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये अजीब था, मगर इसकी आवाज़ में एक जादू सा था, एक असर जो मीरब के दिल को जकड़ रहा था। मैं तो बस तेरी गुर्बत में चाहूँ रहना सता, तेरी रूह पे तेरे जिस्म पर बस हक है मेरा, यादों में तुझको रखूं बातें भी तेरी करूं, मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूँ रहना सदा। लिफ्ट के अंदर इसकी मध्यम गुनगुनाहट अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी और मीरा बेबसी से दीवार के साथ सिमट चुकी थी। इसके कानों और आंखों से जैसे हरारत निकल रही हो। वो खुद को जलते हुए तंदूर में महसूस करने लगे। इस खौफ और बेबसी ने इसके वजूद को इतना मफलूज कर दिया था। वो चकरा कर एक तरफ लढ़क गई। मैनेजर ने हाथ जोड़ते हुए रोमांचा को तसल्ली देने की कोशिश की। सर प्लीज़, जहाँ 10 मिनट बर्दाश्त किए हैं, 2 मिनट की बात है। लिफ्ट का पता चल चुका है, हमारे कारीगर खोल रहे हैं। मगर रोमांचा के अंदर बेचैनी अपने अरूज पर थी। इसके माथे से पसीने बह रहे थे, हालांकि सर्दी की शिद्दत थी। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी और हर लम्हा इसके लिए एक सदी के बराबर लग रहा था। वो बार बार अपने माथे से पसीने को साफ करते हुए बस एक ही ख्याल में डूबा हुआ था, मीरब वो ठीक है या नहीं। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो रोमांचा ने किसी को भी रास्ता देने का इंतज़ार नहीं किया। सामने मौजूद वर्कर को एक धक्का देकर पीछे हटा और खुद अंदर घुस गया। किसी को अंदाज़ा ना किसी को अंदर ना आने देना। इसने गार्ड्स को हाथ के इशारे से रोक दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी मीरब को कोई गैर इसी हालत में देखे। रोमांच अगर ये लम्हा बर्दाश्त से बाहर था। वो अपनी दुनिया को महफूज करने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। लिफ्ट के कोने में मीरब बेहोश पड़ी थी। इसके चेहरे की जर्दी और गीले कपड़े इसके खौफ की दास्तान को वाजे कर रहे थे। रोमांचा की नजरें इस लम्हे के लिए लरस गई थी। रोमांचा मीरब की हालत देखकर अपने दिल पर किसी नोकीली चीज़ के वार को महसूस कर रहा था। वो खामोशी से झुका और मीरब को अपनी बाहों में उठाकर अपने सीने से लगा कर लिया। इसकी गिरफ्त मजबूत थी। रोमांचा ने आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस लेते हुए जेर लब पड़पड़ाया, मीरब मेरी जान, आंखें खोलो, मैं हूँ तुम्हारे पास। मीरब बेहोश थी। रोमांचा के बाहर खड़े गार्ड्स को हाथ के इशारे से चलाकर चादर लाने का कहा। अगले 2 मिनट में चादर रोमांचा के पास आ गई। बड़ी सी चादर में
मीरा को अच्छी तरह से ढांपते हुए अपने मजबूत बांसों में उठाकर रोमांचा लिफ्ट से बाहर निकला। इससे पहले ही गार्ड्स वहां से लोगों को हटा चुके थे, क्योंकि रोमांचा के गुस्से और कहर का सामना करने की हिम्मत इस वक्त किसी में भी नहीं थी। इन 10 मिनटों में रोमांचा ने होटल वालों के सर पर कयामत बर्पा कर दी थी, और अब भी रोमांचा का गुस्सा कम नहीं हुआ था। जब होटल वालों को ये पता चला कि मीरा रोमांचा की बीवी है और एसीपी एसीपी जो अब न्यू एसीपी साहब हैं, उसकी बहन है, तो होटल वाले बेचारे डर के मारे लड़सने लगे थे। रोमांचा मीरा को अपने मजबूत बाजुओं में उठाते हुए इसे मुकम्मल तौर पर ढांप चुका था, यहाँ तक कि मीरब का चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रोमांचा एक मशहूर बिजनेसमैन था और इसकी गैरत किसी सूरत ये गवारा नहीं करती थी कि इसकी बीवी की कोई वीडियो या तस्वीर बनाए। अरमान शाह मीरब को अपने बाजू में उठाए हुए तेजी से होटल से बाहर निकला। इसके गार्ड्स भी पीछे पीछे दौड़ते हुए गाड़ी तक पहुंचे और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। रमान शाह मीरब को लेकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा। मीरब को सीट पर लिटाते हुए उसका सर अपनी गोद में रख लिया। फौरन गाड़ी तेज रफ्तार में रवाना हो गई और ड्राइवर इसे सीधा अस्पताल ले जा रहा था। रमान शाह ने जेब से फ़ोन निकालकर डॉक्टर शाहजेब का नंबर मिलाया। चंद लम्हों बाद तो शाहजेब ने कॉल उठाई। शाहजेब, इमरजेंसी है, मैं पहुंच रहा हूँ। मीरब को कुछ नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि शाहज़ेब कुछ और कहता, रुमान शाह ने फ़ौरन बंद कर दिया। वो मीरब के चेहरे को अपने हाथों में के प्याले में लिए हुए देख रहा था। इसका ज़हन बेहद परेशान था, लेकिन इसकी आंखों के सामने सिर्फ मीरब की तस्वीर थी, जो जर्द रंगत के साथ बेहोश पड़ी थी। वो नीचे झुककर इसके माथे पर लब रखते हुए खुद को किसी और दुनिया में महसूस कर रहा था। गाड़ी में ड्राइवर था या सिक्योरिटी की गाड़ी, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस लम्हे में इसके लिए सिर्फ मीरब का वजूद था। मीरब को अपने बाजू में उठाए हुए रुमान शाह डॉक्टर शाहजेब के अस्पताल में पहुंचा। डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा दरवाजे पर ही इसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रुमान शाह ने मीरब को इमरजेंसी रूम की तरफ ले जाना शुरू किया, अस्पताल के अमले ने फौरी तौर पर तैयारी कर रखी थी और इमरजेंसी रूम में मीरब को दाखिल किया गया था। रुमान शाह मीरब के हमरा इमरजेंसी रूम में दाखिल हुआ। डॉक्टर शाहजेब ने इसे रोका था, मगर इस वक्त रुमान शाह का जहन इस बात से बेखबर था। वो किसी सूरत भी मीरब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर शाहजेब की तंबीह के बावजूद वो इमरजेंसी रूम में ही था। इस लम्हे में रुमान शाह का दिल सिर्फ मीरब की हालत के बारे में फिक्रमंद था और वो हर हालत में इसका साथ देने का अहद किए हुए था। इमरजेंसी रूम का माहौल थोड़ा सा उलझा हुआ था। डॉक्टरों की टीम ने फौरन काम शुरू कर दिया था। दरवाजे पर स्ट्राइकर की आवाज़ और नीलुगु रोशनियों ने भरपूर कमरे को एक को अजीब सा गहरा बना दिया था। इमरजेंसी रूम में हर तरफ अफरा तफरी थी, मगर इसमें रुमान शाह की नज़रें सिर्फ मीरब पर मरकूज थी। डॉक्टर हुमा इसके साथ मौजूद फैमिली डॉक्टर मीरब का चेकअप कर रही थी। मीरब की आंखें बंद थी और रुमान शाह ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कैसे इसकी जान हंसते खेलते इसके साथ गई थी, और ये क्या हो गया, ये सोचकर ही रुमान शाह का दिल बंद हो रहा था। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, कैसे वो एक सेकंड के लिए भी अपनी जान से दूर हो गया। हालांकि इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी वो खुद ही को कसूरवार समझ रहा था। रोमांचा को इतना बेचैन देखते हुए डॉक्टर हुमा ने तसल्ली बख्श अंदाज में कहा, रुमान भाई प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं, सब कुछ नॉर्मल है। शायद वो स्ट्रेस या डर की वजह से बेहोश हुई हैं। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर हुमा की बात सुनकर रोमांचा के दिल को सुकून मिला था। भाभी प्लीज़ इसको जल्दी होश में लाएं, इसे ऐसे नहीं देख सकता, रोमांचा ने बेचैनी से कहा। वो खुद एक समझदार इंसान था, मगर इस वक्त वो किसी भी समझदारी से बात समझना नहीं चाहता था। इसे सिर्फ अपनी मीरब होश में चाहिए थी। डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा हल्का सा मुस्कुराती। डॉक्टर हुमा ने इशारा किया कि कुछ देर के लिए रुमान भाई को बाहर ले जाया जाए। तुम भाभी को रूम में शिफ्ट करवाओ और मैं इसको इसको भाई के पास रहने दूँ। ये भाभी से दूर होने वाली चीज़ नहीं है। खामखा में मेरी सांसें भी बंद कर देगा और मैं अगले 24 घंटे के लिए आईसीयू रूम में पहुंच जाऊंगा। शाहजेब ने हंसते हुए माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कहा, मैं 5 मिनट में भाभी को वार्ड में शिफ्ट करवाती हूँ। आप भाई को बाहर ले जाकर पानी पिलाएं और भाई आप बेफिक्र हो जाएं। मीरा बिल्कुल ठीक है और कुछ ही देर में होश आ जाएगा, हमा ने तसल्ली बख्श अंदाज में कहा। रुमान शाह को डॉक्टर शाहजेब जबरदस्ती रूम से बाहर लेकर गया था, क्योंकि रुमान शाह का दिल नहीं कर रहा था अपनी जान को छोड़कर जाने का। आजा मेरी जान आजा, कभी भाभी के अलावा हमारे बारे में भी सोच लिया कर, हर वक्त तेरी सांसें भाभी में अटकी रहती हैं। शाहजेब ने बाहर निकलते ही से छेड़ा, क्योंकि इस वक्त रुमान शाह बहुत परेशान हालत में था। शाहजेब के मजाक पर रुमान शाह के लबों पर मुस्कुराहट तक ना आई थी। इसी लम्हे शाहमीर और मिरा भी वहां पहुंच चुके थे। भाई क्या हो गया, कैसे हुआ ये सब?
मिरहा ने आते ही घबराकर पूछा, ये बाद में पूछ लेंगे, तुम जाओ पहले मीरा से मिलकर आओ। शाहमीर ने जानबूझकर मिरहा को वहां से हटाया, क्योंकि वो खुद ये जानना चाहता था कि ये सब कैसे हुआ, मगर मिरहा के सामने नहीं। शाहमीर की बात सुनते ही मिरहा फौरन इमरजेंसी रूम की जानिब चली गई। रमान, ये हादसा था या साजिश? शाहमीर ने साफ सुथरे अल्फाज में पूछा। रमान शाह ने आहिस्ता से सर हिलाया। शाहमीर, मुझे नहीं पता, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था, मगर सब कुछ ठीक होकर भी ठीक नहीं था। वो हादसा नहीं था। मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है, मगर सबूतों के तौर पर हादसा नहीं है। हादसा नहीं था। मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा है, मगर सबूतों के तौर पर वहाँ कुछ नज़र नहीं आया था। जब मैं लिफ्ट में गया तो वहाँ सिर्फ मीरब थी, लेकिन वहाँ पर परफ्यूम की खुशबू किसी की कुछ लम्हे पहले होने का पता दे रही थी। परेशान मत हो, मैं सब कुछ पता लगवा लूँगा। मगर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो कोई भी है, इसकी पहुँच बहुत मज़बूत है, क्योंकि हर बार हमारे करीब आकर यूँ निकल जाना आसान नहीं है। रोमांचा का चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल हो रहा था। वो जो कोई भी है, जिस दिन मेरे हाथ लगा, मैं इसकी जान अपने हाथों से लूँगा। ये बात तो साफ है, जो भी है, इसका निशाना मीरब है। रोमांचा की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। गुस्से की शिद्दत से इसका वजूद काँप रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा सुल्तान तो ये कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो मर चुका है। तो ये कौन है, हमारा नया दुश्मन? शाहमीर ने सोचती नजरों से रोमान शाह की जानिब देखते हुए कहा, तुम दोनों रिलैक्स होकर मेरे कमरे में आओ। यहाँ पर बात करना सेफ नहीं है। क्या पता कौन सुन रहा हो, डॉक्टर शाहजेब ने समझदारी से कहा। फिर रोमान शाह की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ बात करना ठीक से खतरे से खाली नहीं है। रोमान शाह ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर अब साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे इस वक़्त मीरब के पास रहना है। इसने कहा और फ़ौरन अपना रुख इमरजेंसी रूम की जानिब कर लिया। शाहमीर और शाहज़ेब पीछे-पीछे चलते हुए रुमान शाह के साथ आगे बढ़ रहे थे। इनके चेहरे पर बेचैनी और तज़ब्ज़ुब की छाप थी। मीरा, तुम्हारे सांसों में आज भी वही खुशबू है, वही सुरूर जो बरसों पहले काशान रिजवी को पागल कर देता था। तुम नहीं बदली, ना तुम्हारा गुरूर, ना तुम्हारा अहंकार। बरसों पहले भी तुमने मुझे अपने काबिल नहीं समझा था और दूर धकेल दिया था, और आज भी तुम मुझसे खौफजदा होकर वही करने की कोशिश कर रही हो। काशान ने मेज पर रखा गिलास उठाया और उसकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी, मगर लहजा सर्द और पुरस्रार था। मीरा, तुमने अपनी खुशबू को मेरे करीब करके मेरे जुनून को और हवा दी है। हर लम्हा, हर पल तुम्हें हासिल करने की तड़प मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। इसकी आंखों में वहशियाना चमक थी, जो ख्वाहिश और नफरत के इम्तिजाज को जाहिर कर रही थी। मीरब मलिक, तुम मेरी हो हमेशा से, और देख लो, एक पल में मैं तुम्हारी सांसों से ज्यादा करीब आ चुका हूँ। अब देखता हूँ तुम्हारा वो भाई या तुम्हारा वो 2 टके का शौहर कैसे तुम मुझसे बचा पाते हैं। काशान ने हाथ की मुट्ठी भींच ली थी, जैसे किसी के अनदेखे दुश्मन को कुचल देना चाहता हो। तुम हमेशा से मेरी थी मीरब, और तुम्हें हासिल करना मेरे लिए कभी भी नामुमकिन नहीं था, आज भी नहीं। इसके लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो अपनी कामयाबी की खुशी मना रहा हो। जानती हो, तुम्हें इस तरह दुख में देखकर मुझे खुशी नहीं होती, बल्कि तकलीफ हुई है कि मेरी जान मेरी वजह से खौफज़दा थी। मगर क्या करता, तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। तुम मीरब मलिक हो, जो इतनी आसानी से कबूल नहीं करोगी। और तुमसे मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरी सांसें घुट रही थी। मेरी जान, तुम्हारे बगैर मुझे तुम्हारे वजूद की खुशबू सांसों में उतार कर खुद को ऑक्सीजन देनी थी, ताकि मैं तुम्हें पाने की तक जिंदा रहूं। वो मीरब की बड़ी बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा होकर इससे यूं मुखातिब था, जैसे मीरब इसकी नज़रों के सामने हो और इसकी बात सुन रही हो। काशान रिजवी ने अपने ख्यालात की दुनिया को इस कदर बढ़ा रखा था कि वह हर वक्त मीरब को अपने करीब महसूस करता था। मीरब के जुनून में वो नफसियाती हो चुका था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें। लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।